मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों का लास्ट लेक्चर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दर्शाते हैं, और वहीं कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं। जो अभिक्रियाएं केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं वो अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको। अब बात करें हम ऑक्सीकरण की, जिसमें लेक्चर 15 जो हमारा कार्बोनिल यौगिकों का अंतिम लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम KMnO4 या K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकरण। KMnO4 या K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकरण। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक हैं और इनसे बनने वाला अंतिम उत्पाद हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होता है। ये चीज़ विशेष ध्यान रखें कि KMnO4 या K2Cr2O7 द्वारा हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो इससे बनने वाला अंतिम उत्पाद हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होता है, चाहे हम एल्डिहाइड लें चाहे हम कीटोन लें। अब पहली बात हम एल्डिहाइड की कर रहे हैं, तो मैंने एल्डिहाइड लिया CH3CHO। ऑक्सीकरण किया गया किसके द्वारा? KMnO4 के द्वारा। तो जब KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण किया गया तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी इस जगह पर। तो जैसे ही इस जगह पर ऑक्सीजन ऐड होगी तो आप देख सकते हैं CH3 ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, COOH। तो ये बन गया एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब इसमें कार्बन देखिए कितने हैं? 2। इसमें कार्बन देखिए कितने हैं? 2। तो कुल मिला के इसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है एल्डिहाइड में, उसमें कार्बन की संख्या जो होती है वो समान रहती है एल्डिहाइड के। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो कार्बन की संख्या होती है वो एल्डिहाइड में कार्बन की संख्या के समान होती है, यानी समान कार्बन की संख्या वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। वहीं अगर कीटोन का ऑक्सीकरण इसके द्वारा किया जाता तो वो ऑक्सीकरण होता है पोपाफ नियम से। कीटोन का ऑक्सीकरण होता है पोपाफ नियम से। कीटोन का ऑक्सीकरण पोपाफ नियम से होता है। पोपाफ नियम क्या कहता है? पोपाफ नियम के अनुसार कीटोन में जो कार्बोनिल समूह है CO समूह, उस ओर जाता है जिस ओर कार्बन की संख्या कम होती है। तो पोपाफ नियम के अनुसार कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है वो उस एल्किल समूह के साथ जाएगा या उस ओर जाएगा जिस ओर कार्बन की संख्या कम होती है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। जैसे मैंने ले लिया ब्यूटेनॉन, CH3CO CH2CH3। तो ये ब्यूटेनॉन मैंने ले लिया CH3CO CH2CH3। तो इसमें आपने क्या करना है? पहले कार्बोनिल समूह पर हल्का सा निशान लगा लें। कार्बोनिल समूह को अपने माइंड में रखें। अब कार्बोनिल समूह के दोनों ओर कार्बन देखें। इस ओर कितने कार्बन है? 1। इस ओर कितने कार्बन है? 2। इस ओर कार्बोनिल समूह के 1 कार्बन है, इस ओर कार्बोनिल समूह के 2 कार्बन है।
तो कार्बोनिल समूह को उस ओर रखना है जिस ओर कार्बन की संख्या कम है। तो कार्बोनिल समूह के इस ओर कितने कार्बन है, 1, इस ओर कितने कार्बन है, 2। तो यानी इस ओर कार्बन की संख्या कम है। तो जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपने इस प्रकार से तोड़ना है कि कार्बोनिल समूह कम कार्बन संख्या की ओर रहे। क्लियर। तो कार्बोनिल समूह जो होता है वो उस साइड जाता है, उस एल्किल समूह के साथ जाता है जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है। तो कार्बोनिल समूह पर आप पहले निशान लगा के रख लें अपने हिसाब से। फिर इस ओर देखें तो 1 कार्बन है, इस ओर देखें तो 2 कार्बन है। तो कार्बोनिल समूह को उधर लेकर जाना है जिस ओर कार्बन कम है। तो इस ओर तोड़ दिया, इसको ऑक्सीकरण कर रहे हैं हम KMnO4 द्वारा या K2Cr2O7 द्वारा। बस अब कार्बन गिन लें। इस साइड कितने कार्बन है, 2। बनाना कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी CH3COOH मैंने बना दिया। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH। इस साइड कार्बन देख रहे हैं कितने, 2। तो इस साइड भी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देना, यानी कुल मिला के 2 अणु बन जाएंगे एसिटिक अम्ल के। तो इस साइड कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने हैं, 2। इस साइड कार्बन कितने हैं, 2। तो इधर से 2 कार्बन वाला अम्ल, इस साइड भी कार्बन कितने हैं, 2। इस साइड से भी 2 कार्बन वाला अम्ल, यानी कुल मिला के 2 अणु बन गए ऐसे अम्ल के जिसमें 2 कार्बन है। अब आप देखिए विकारक में कितने कार्बन थे, 4। जो अम्ल बना उसमें कितने कार्बन है, 2। यानी इसमें कम कार्बन वाला अम्ल बनता है। तो कीटोन का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो उससे कम कार्बन वाले अम्ल की प्राप्ति होती है, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो उससे समान कार्बन संख्या वाला अम्ल बनता है। क्लियर। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम कीटोन का, उसमें देखते हैं कैसे होगा ऑक्सीकरण। तो मैंने एक एग्जांपल और लिया एल्डिहाइड का, जैसे मैंने कीटोन का CH3COCH3। अब ऑक्सीकरण कराना है वही KMnO4 या K2Cr2O7 से CH3COCH3। अब आप देखें जो CO आपको दिख रहा है, ये रहा CO। जिधर कम कार्बन है उधर ले जाएं। इधर कितने कार्बन है, इस साइड 1, उस साइड भी कितने हैं, 1। बराबर कार्बन है, सेम कार्बन है, तो किसी ना किसी साइड तो इसको लेकर जाना पड़ेगा। तो जब सेम कार्बन है तो किस साइड मर्जी शिफ्ट कर दें इसको, चाहे तो इसको इस साइड ले जाएं, चाहे इसको इस साइड ले जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ना, एक साइड तो ये जाएगा ही जाएगा। पहली वरीयता वो देनी है कि जिधर कार्बन कम है, जैसे यहाँ कार्बन इस साइड कम थे तो इस साइड ले गए। अगर कार्बन सेम है तो फिर किस साइड मर्जी रखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे आप देखें इस साइड कितने कार्बन है, इस साइड कितने कार्बन रह गए, 1। तो इधर से 1 कार्बन वाला अम्ल बना दें, प्लस इस साइड कितने कार्बन है, 2। तो इस साइड से 2 कार्बन वाला अम्ल बना दें। तो इस साइड 1 कार्बन है तो 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दें, इस साइड 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दें। लेकिन बुक्स में जो ये अभिक्रिया दी होती है वो यहाँ तक नहीं रोकी होती, उसको आगे लेके जाता है। वो देखें कैसे, क्योंकि आप देखें ये CHO समूह आ गया, CHO दिख रहा है आपको, CHO समूह आ गया, तो यानी ये स्थिति आ गई CHO। तो CHO समूह का ऑक्सीकरण KMnO4 कर सकता है या K2Cr2O7 कर सकता है। कैसे, इस H के साथ ऑक्सीजन जोड़ के, तो वो इस H के साथ ऑक्सीजन जोड़ देता है यहाँ। क्लियर। जब हम इस H के साथ ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो आप देखें क्या बनेगा, HOCOOH ये बन गया कार्बोनिक अम्ल। क्लियर। यहाँ O जुड़ जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब ये स्थायी है अस्थायी, तो 1 कार्बन के साथ 2 OH जुड़े हैं तो इट मीन ये अस्थायी है। अस्थायी है तो इसमें से जल निकाल देंगे, तो ये OH गया, ये H गया। अब बचा क्या, H2O और CO2। तो वहाँ बुक्स में हमारी में ये फार्मिक अम्ल नहीं देकर H2O प्लस CO2 लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है वो आपको बता दिया गया, क्योंकि बनेगा फार्मिक अम्ल ही, लेकिन फार्मिक अम्ल बनने के बाद उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 टूट जाएगा H2O और CO2 में। तो ये था एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण KMnO4 या K2Cr2O7 के द्वारा। अब देखते हैं दूसरा ऑक्सीकरण, बेयर विलिगर ऑक्सीकरण।
बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। विलीगर ऑक्सीकरण, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण जो है ये पर अमल द्वारा किया जाता है। पर अमल क्या होता है? जिसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। पर अमल जिसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। जैसे एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल है। पर अगर मैं पर एस्टिक अम्ल लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा दूंगा, तो ये बन गया पर एस्टिक अम्ल CH3COOH। अब एल्डिहाइड अगर लें, एल्डिहाइड हो गया CH3CHO। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण देखो क्या होगा, इसमें जो पर अम्ल में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये वाली एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वो यहाँ एल्डिहाइड में आके जुड़ जाएगी, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो बेयर विलीगर ऑक्सीकरण में कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण पर अम्लों द्वारा किया जाता है, जिससे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ये वाली एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी तो ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बन जाएगा। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है और कीटोन से एस्टर बनेगा। कीटोन से एस्टर बनेगा, कीटोन से एस्टर बनेगा। जैसे मैं CH3COCH3 ये कीटोन ले लिया, प्लस पर अम्ल जिसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, जैसे मैंने पर एस्टिक अम्ल ले लिया CH3COOH। तो इसमें जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये वाली एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ये निकलेगी और यहाँ जुड़ जाएगी, तो ये एस्टर बन जाएगा CH3COOCH3। तो इस प्रकार एल्डिहाइड से तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक बेयर विलीगर ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। और जो कीटोन है, कीटोन ऑक्सीकृत होकर एस्टर देते हैं। तो बेयर विलीगर ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है तथा कीटोन के ऑक्सीकरण से एस्टर बनता है। उसके बाद एक ऑक्सीकरण और आता है कीटोन में, ओपेनोयर ऑक्सीकरण। हमारी बुक्स में ये कीटोन बनाने की विधि है, लेकिन मैं इसको ऑक्सीकरण में करवा रहा हूँ, वो एक ही बात है, ओपेनोयर ऑक्सीकरण। ओपेनोयर ऑक्सीकरण, ओपेनोयर ऑक्सीकरण क्या है? देखें, इसमें अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है। दोनों प्रोसेस इसके अंदर होती है, अपचयन भी और ऑक्सीकरण भी। तो इसमें ओपेनोयर ऑक्सीकरण, ओपेनोयर ऑक्सीकरण क्या है? देखो, कीटोन की क्रिया जब द्वितीयक अल्कोहल से करवाई जाती है, तो कीटोन ले लिया मैंने CH3COCH3, ये कीटोन ले लिया। द्वितीयक अल्कोहल ले लिया OH, जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा होगा। तो मैंने यहाँ दो एल्किल समूह लगा दिए, एल्किल समूह कार्बन ही होते हैं, तो ये द्वितीयक अल्कोहल हो गया। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा होगा। तो अब OH आप देखें तो इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे दो कार्बन से जुड़ा है। अब आप इसको क्लियर करें अगर, तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3। तो जब इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके साथ एक H और लगेगा। क्लियर, एक H इसके साथ और लग गया। तो अब ये द्वितीयक अल्कोहल का फार्मूला बन गया हमारे पास, 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। अब हम देखिए द्वितीयक अल्कोहल का केस हमारे पास आ गया है। तो
अब द्वितीयक अल्कोहल का तो होगा ऑक्सीकरण और कीटोन का होगा अपचयन। द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा और कीटोन का अपचयन होगा। अभिक्रिया ही होती है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में CH3 की थ्राइस CO की थ्राइस Al। एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है जिसमें 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है और कीटोन का अपचयन होता है। एक्चुअल में ये अभिक्रिया अपचयन में पड़ने वाली अभिक्रिया है। ये हमने पढ़ी भी थी, मिर्वाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन, मिर्वाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन। तो वो ओपन ओयर ऑक्सीकरण, यहाँ ध्यान आ गया मेरे को कि ऑक्सीकरण, ओपन ओयर ऑक्सीकरण कार्बन यौगिक बनाने की विधियों में दिया हुआ है, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये अपचयन की अभिक्रिया है जो हमने पढ़ी थी, कौन सी, मिर्वाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन। तो रिएक्शन ही अपचयन की है, लेकिन अब जब दिमाग में आ गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर तो मैं यही बता रहा हूँ आपको। अब होगा क्या, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा, कीटोन का अपचयन हो जाएगा। अब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करें पहले, तो ऑक्सीकरण क्या है, हाइड्रोजन का निकलना। तो ये अल्कोहल में हमने पढ़ा भी था कीटोन बनाने की, कार्बन यौगिक बनाने की विधियों में, कि जब हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो हमने क्या करना है, ये वाला H निकालना है एक। तो अब ये H किससे जुड़ा है, O से, तो अगला जाएगा O के पड़ोसी से, O का पड़ोसी कौन है, C, तो फिर हमने ये H निकालना है। क्लियर। तो हमने पहले H निकाला, ये किससे जुड़ा था, O से। अब अगला H निकालना है O के पड़ोसी से, O का पड़ोसी कौन है, C, तो C से H निकाल लिया। अब 2 H निकाल लिए। अब इसको देखे क्या बना, RCOR, तो ये कीटोन बन गया। देखो कीटोन बनाने की विधि में इसलिए दिया हुआ है, ये कीटोन बन गया। अब इसका करना है अपचयन। इसका अपचयन कैसे करोगे, इसमें जो डबल बॉन्ड दिया है CH3COCH3, उस डबल बॉन्ड को सिंगल कर लोगे, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा। जो H इससे निकाले थे वो इसमें जुड़ गए, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये तो बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, और ये बन गया कीटोन। और पहले ये क्या था, कीटोन, और ये क्या था, 2 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार इस अभिक्रिया में कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल का बनना अपचयन है, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल का बनना अपचयन है, जिसे हम मिर्वाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन कहते हैं। और अल्कोहल से कीटोन का बनना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनी, वो तो था अपचयन, जिसे हमने बोला मिर्वाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन। और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना, वो है ऑक्सीकरण, जिसे बोलते हैं ओपेनोयर ऑक्सीकरण, ओपेनोयर ऑक्सीकरण। एक्चुअल में कीटोन बनाने की विधि है या अपचयन की अभिक्रिया है मिर्वाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन। तो जो कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बना है वो मिर्वाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन है, और यही हमने अपचयन में डिस्कस किया था। मिर्वाइन पोंड्राफ वर्ली अपचयन के दौरान कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और इसमें 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है। उस अभिक्रिया को हम ओपेनोयर ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो केवल एल्डिहाइड ही दर्शाते हैं, कीटोन नहीं दर्शाते, जो हम डिस्कस कर चुके ग्लूकोज वाले टॉपिक में, कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में, जो अभिक्रियाएं केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं, जैसे टोलेन अभिकर्मक से क्रिया, फेलिंग विलन से अभिक्रिया, बेनेडिक्ट विलन से अभिक्रिया, शिफ अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो केवल और केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं। अब इन्हीं अभिक्रियाओं को हम डिस्कस करेंगे जो केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं। वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जो केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं, जिसमें पहली मैं लिख रहा हूं टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया।
ऑक्सीकरण होगा इसमें एल्डिहाइड का। टोलन अभिक्रमक से जब एल्डिहाइड क्रिया करेगा तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो टोलन अभिक्रमक से अभिक्रिया, टोलन अभिक्रमक क्या होता है? अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोलन अभिक्रमक है, ये सारा मैंने आपको ग्लूकोज वाले पार्ट में बताया हुआ है। तो अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट, ये टोलन अभिक्रमक है। तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3। अमोनियाकृत मतलब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH मिला हुआ है। तो Ag पे प्लस, NO3 पे माइनस, NH4 पे प्लस, OH पे माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा। तो यहाँ AgOH NH4NO3, NH4NO3 बन जाएगा। अब जो AgOH बना है इसमें से जल निकालना है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का मतलब मैंने आपको बताया था हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, जल योजित ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड में से जल निकालना है। अब इसमें से जल निकल नहीं सकता, इसलिए इसका एक अणु और लिया मैंने, AgOH। तो 2 AgOH ले लिए। अब आप देखिए जल निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो ये OH गया और ये H गया, अब जल निकल गया HOH। बचा क्या? देखो जो बचा उसको लिखो। Ag कितने बचे? 2। O कितने बचा? 1। तो बन गया क्या? Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O प्लस H2O। तो क्या किया हमने? AgNO3 की क्रिया जब NH4OH से करवाई तो इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से किया तो AgOH बना। अब AgOH में से जल निकालें तो Ag2O बनेगा। अब ये ध्यान रखें कि Ag जब NH4OH से क्रिया करता है तो एक संकुल भी बनता है। संकुल क्या होता है? AgNH3 की ट्वाइस प्लस, AgNH3 की ट्वाइस प्लस, ये संकुल बनता है। कई बार वो रिएक्शन दे देता है कि क्या होता है जब एल्डिहाइड AgNH3 की ट्वाइस प्लस से क्रिया करता है। तो AgNH3 की ट्वाइस प्लस जो है वो टोलन अभिकर्मक में AgNO3 और NH4OH की क्रिया जब होती है तो वो रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है और वो रिएक्शन ये भी बना सकती है। क्लियर? तो AgNO3 की क्रिया जब NH4OH से होती है तो वो प्रोसेस यूं भी हो सकती है और वो प्रोसेस इस तरह भी प्रोडक्ट बन सकता है। संकुल स्पीशीज भी बनती है कुल मिला के। तो आपसे अगर कह देता है कि एल्डिहाइड की क्रिया AgNH3 की ट्वाइस प्लस से कराइए तो आप समझ जाएं कि ये टोलन अभिकर्मक से ये विक्रिया है। क्लियर? और टोलन अभिकर्मक क्या होता है? अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट। तो ये आपको जब दिया हुआ है तो इसके बराबर आप लगा के लिखें। 12th के स्टूडेंट इसके बराबर में लिख देंगे। मैंने पहले सारी बात आपको जैवन वाले चैप्टर में बताई हुई है। इसके बराबर लगा के लिख दे टोलन अभिकर्मक, बराबर लगा के लिख दे अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट और नीचे ये रिएक्शन शुरू करवा दें। अब क्या बना? Ag2O। अब Ag2O जब एल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो RCHO प्लस Ag2O। अब Ag2O में आपको Ag पर आवेश पता होना चाहिए, क्या आवेश है? Ag प्लस, Ag प्लस। तो Ag प्लस, अब टोलन अभिकर्मक एल्डिहाइड का तो ऑक्सीकरण कर देगा पर इसके खुद का अपचयन होगा। अब यहाँ Ag पे क्या आवेश है? प्लस। अब जब आप Ag प्लस का अपचयन करोगे तो धनावेश में कमी अपचयन कहलाती है। तो Ag प्लस से Ag बनेगा, Ag प्लस से Ag बनेगा। तो ये बन गया Ag। कितने Ag हैं? 2। तो 2 Ag। बचा क्या? O, वो O यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, RCOOH, क्योंकि ये वाला O यहाँ जुड़ जाएगा और 2 Ag मिल जाएंगे। तो इस प्रकार एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक, टोलन अभिकर्मक द्वारा जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और टोलन अभिकर्मक जो है वो रजत दर्पण, रजत दर्पण यानी सिल्वर मिरर, रजत चांदी को ही बोलते हैं। तो टोलन अभिकर्मक से रजत दर्पण बनता है। तो एल्डिहाइड जब टोलन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो रजत दर्पण बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड ही दर्शाते हैं, कीटोन ये अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो इससे क्वेश्चन कैसे निकलता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं हम आगे। फेलिंग विलेन द्वारा अभिक्रिया, फेलिंग विलेन द्वारा अभिक्रिया। अब फेलिंग विलेन क्या होता है? देखें, फेलिंग विलेन 2 होते हैं,
मैं फिर निवेदन करूंगा, ये मैंने जैव अणु चैप्टर के अंदर, बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर सारी बातें बताई हुई हैं, फेलिंग विलयन से भी क्रिया। अब फेलिंग विलयन क्या होता है? फेलिंग विलयन दो होते हैं, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी। फेलिंग विलयन ए क्या है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और फेलिंग विलयन बी क्या है? रोशेल लवण का क्षारीय विलयन। फेलिंग विलयन ए है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और फेलिंग विलयन बी है रोशेल लवण का क्षारीय विलयन। तो जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ओरिजिनल फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। अब जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इधर से तो आएगा CuSO4 और इधर से आएगा क्षार, इनकी आपस में क्रिया हो जाएगी। तो CuSO4 की क्रिया NaOH से हो गई। अब Cu पे आवेश है +2, SO4 पे -2, Na पे +1, OH पे -1। अब Cu पे +2 है, OH पे -1 है, तो जब Cu पे +2 है, OH पे -1 है, क्योंकि इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ना है, इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ना है, तो Cu पे +2 है, OH पे -1 है, तो फार्मूला बनेगा CuOH की ट्वाइस। क्लियर? तो ये बन गया क्या? CuOH की ट्वाइस, CuOH की ट्वाइस। तो यहाँ क्या बना था? AgOH। यहाँ क्या बना? CuOH की ट्वाइस। हाइड्रोक्साइड से क्या करना है आपने? जल निकालना है। CuOH की ट्वाइस से भी क्या करेंगे? जल निकालेंगे। और देख ले क्या बनता है साथ में। Na पे प्लस है, SO4 पे -2 है, तो Na पे +1 है, SO4 पे -2 है, तो क्या बनेगा? Na2SO4, Na2SO4। अब जो CuOH की ट्वाइस बना है, तो इसमें 2 OH लगे हैं। अब ये कंसीडर कर लें कि इसमें से जल निकल सकता है या नहीं निकल सकता। अब 2 OH लगे तो कॉमन सी बात है, जल निकल सकता है, तो इसमें से जल निकाल दें, तो जल निकल गया OH, H, ये जल चला गया, क्या बचा? CuO। तो इस प्रकार यहाँ क्या बन गया? CuO + H2O। अब ये जो CuO बना है ये एल्डिहाइड से क्रिया करेगा, नीले रंग का होता है ये CuO जो है, इसका रंग कैसा होता है? नीला। अब ये क्रिया करेगा एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड हो गया क्या? CH3CHO। ये मैंने एल्डिहाइड ले लिया, प्लस CuO, रंग कैसा है? नीला, प्लस CuO जो कि नीले रंग का है, तो नीले रंग का ही दिखाया यहाँ CuO। अब आप देखें, जब हम अपचयन करते हैं तो यहाँ Ag पे क्या आवेश था? +1, तो क्या बना? Ag। यहाँ Cu पे क्या आवेश है? Cu पे +2, तो जब आप धनावेश में कमी करेंगे तो Cu +2 से Cu+1 बनेगा, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड से। ये Cu+2 को क्यूप्रिक बोलते हैं और Cu+1 क्यूप्रस होता है। तो Cu+2 है, इसमें Cu पे +2 है, तो ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड और ये बन जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। +2 से +1 बनेगा, +1 से 0 बनेगा। अभी +2 है, +2 का अपचयन करेंगे तो +1 बनेगा, तो Cu+2 से Cu+1 यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। अब ऑक्साइड क्या होता है? O-2, O-2, तो Cu+2 O-2, जब फार्मूला लगाएंगे तो इसका आवेश इसके पैर में आएगा, तो फार्मूला बनेगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड का रंग होता है लाल, तो ये लाल रंग से दिखाया गया है Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। कैसा रंग है? लाल। अब एल्डिहाइड का क्या हुआ? देखो पूरी प्रोसेस क्या हुई। यहाँ Cu कितने आ गए? 2, जबकि यहाँ Cu कितने हैं? 1, इसलिए हमें CuO का एक अणु और लेना पड़ेगा अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए।
तो 2 क्यों लिए? क्योंकि आगे जाकर Cu2O बना, Cu2O बना, लाल रंग का Cu2O। तो बचा क्या? O उसी प्रकार जुड़ेगा जैसे इसमें जुड़ा था, तो O यहाँ जुड़ जाएगा और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। अतः चाहे हम फेलिंग विलेन लें, चाहे हम टोलन विक्रमक लें, एल्डिहाइड से तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बना है। और फेलिंग विलेन जो था वो नीले से लाल हो गया है। अब एल्डिहाइड से हर जगह ऑक्सीकरण बना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है। आप जो मर्जी अभिक्रिया देखें, चाहे आपने KMnO4 K2Cr2 देखा, चाहे आपने टोलन विक्रमक देखा, चाहे बेयर-विलिगर ऑक्सीकरण देखा, चाहे फेलिंग विलेन देखा, और भी जितनी भी अभिक्रियाएं हम करें ऑक्सीकरण में, एल्डिहाइड में सबसे कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनता है, एकमात्र हेलोफॉर्म अभिक्रिया को छोड़कर। हेलोफॉर्म अभिक्रिया केवल वही यौगिक दर्शाते हैं जिनमें CH3CO समूह पाया जाता है। तो ये अभिक्रिया दर्शाएगा क्योंकि इसमें CH3CO समूह है और वहाँ हेलोफॉर्म ही बनेगा। अगर आप क्लोरीन और क्षार ले रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म, और ब्रोमीन और क्षार ले रहे हैं ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन और क्षार ले रहे हैं तो आयोडोफॉर्म बनेगा। तो ये रिएक्शन हो गई हमारे पास फेलिंग विलेन की। अब एक बात आती है बेनेडिक्ट विलेन की। बेनेडिक्ट विलेन वो भी मैं आपको बता देता हूं। बेनेडिक्ट विलेन से विक्रिया, यही अभिक्रिया बेनेडिक्ट विलेन से होती है, सेम टू सेम यही। एल्डिहाइड प्लस 2 CuO इक्वल टू कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस Cu2O। ये नीले रंग का है, वो लाल हो जाता है। तो रिएक्शन यही है, लेकिन फ़र्क CuO बनाने की टेक्निक में। CuO जो बनता है, फेलिंग विलेन में हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन और रोशेल लवण का क्षारीय विलेन मिलाया। उसमें क्या करते हैं, CuO बनाने के लिए कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। तो बेनेडिक्ट विलेन क्या है, फेलिंग विलेन क्या था? फेलिंग विलेन ए था कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन, बी था रोशेल लवण का क्षारीय विलेन। इनको मिक्स किया तो CuO बना। बेनेडिक्ट विलेन में कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट को मिक्स किया जाता है तो CuO बनता है। रिएक्शन यही लिखनी है, क्लियर? रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करना। अब आती है एक शिफ अभिकर्मक से क्रिया। शिफ अभिकर्मक, शिफ अभिकर्मक से क्रिया। शिफ अभिकर्मक क्या, देखो इसमें हमारी बुक में थ्योरी लिखी हुई है और मैं एक लाइन लिखूंगा, उस लाइन से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। शिफ अभिकर्मक से अभिक्रिया। शिफ अभिकर्मक क्या होता है, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड यानी .HCl, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोज एनिलीन .HCl, रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। अब रोज क्या होता है, रोज गुलाब, तो इसका जो विलेन होता है गुलाबी रंग का होता है, इसका विलेन गुलाबी रंग का होता है। रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो विलेन होता है वो गुलाबी रंग का होता है। हम इसमें क्या करते हैं, SO2 प्रवाहित कर देते हैं। हमने इसमें क्या किया, SO2 प्रवाहित कर दी। तो रोज एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के विलेन में जो कि गुलाबी रंग का होता है, SO2 प्रवाहित करने पर ये रंगहीन हो जाता है। SO2 प्रवाहित करते ही गुलाबी रंग का विलेन क्या हो गया, रंगहीन। गुलाबी रंग का विलेन रंगहीन हो गया। अब जब इस रंगहीन विलेन की क्रिया हम लोग एल्डिहाइड से करवाते हैं, ये रंगहीन विलेन ये जो बना है यही शिफ अभिकर्मक है। जब इसकी क्रिया हम एल्डिहाइड से RCHO, एल्डिहाइड CHO समूह होता है, एल्डिहाइड से करवाते हैं तो ये वापस गुलाबी रंग का हो जाता है। शुरू में किस रंग का था, गुलाबी। SO2 प्रवाहित की तो क्या हुआ, रंगहीन, जिसे हम शिफ अभिकर्मक कहते हैं। और इसकी क्रिया जब हम एल्डिहाइड से करवाते हैं तो वापस गुलाबी रंग आ जाता है। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो शिफ अभिकर्मक को गुलाबी रंग देते हैं। एल्डिहाइड शिफ अभिकर्मक को
गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। तो ये जो टोलन अभिकर्मक से क्रिया है, बेनेडिक्ट विलियन से अभिक्रिया है, फेलिंग विलियन से अभिक्रिया है, शिफ अभिकर्मक से क्रिया है। टोलन अभिकर्मक की अभिक्रिया, फेलिंग विलियन की अभिक्रिया, बेनेडिक्ट विलियन की अभिक्रिया और शिफ अभिकर्मक की अभिक्रिया, ये केवल एल्डिहाइड ही दर्शाते हैं, कीटोन ये अभिक्रिया नहीं दर्शाता। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो जैसे आपको कोई सूत्र दे देगा, जैसे मेरे को सूत्र दे दिया गया C4H10 C4H8O C4H8O, ये सूत्र दे दिया गया C4H8O। अब क्वेश्चन क्या देगा, C4H8O सूत्रयुक्त एक यौगिक, C4H8 सूत्रयुक्त एक यौगिक जो 2,4-DNP परीक्षण देता है, ये हिंट देगा आपको। 2,4-DNP परीक्षण, ये हमने पीछे पढ़ा है। 2,4-DNP परीक्षण जो है वो कार्बोनिल यौगिक देते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। तो 2,4-DNP परीक्षण लिखते ही आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो C4H8O सूत्र दिया है ये कार्बोनिल यौगिक है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। तो हिंट देगा आपको, C4H8O सूत्रयुक्त एक यौगिक 2,4-DNP परीक्षण देता है, यानी 2,4-DNP परीक्षण पहचान है किसकी, कार्बोनिल यौगिक की। तो ये पता लग गया कि ये यौगिक कार्बोनिल है, एल्डिहाइड या कीटोन। अब आगे हिंट और देगा, परंतु ये टोलेन अभिकर्मक का अपचयन नहीं करता, परंतु ये टोलेन अभिकर्मक का अपचयन नहीं करता। तो टोलेन अभिकर्मक का अपचयन कौन करता होता है, एल्डिहाइड। तो टोलेन अभिकर्मक का अपचयन नहीं करता, इसका मतलब ये क्या है, कीटोन है, यानी ये 4 कार्बन वाला कीटोन है। तो क्वेश्चन क्या दिया आपको, C4H8O सूत्रयुक्त एक यौगिक 2,4-DNP परीक्षण दर्शाता है, तो यानी ये पता लग गया कि ये कार्बोनिल यौगिक है। आगे हिंट दे दिया टोलेन अभिकर्मक का अपचयन नहीं करता, तो ये क्लियर हो गया कि ये कीटोन है, 4 कार्बन वाला कीटोन है। तो जब आप 4 कार्बन वाला कीटोन बनाएंगे तो CH3CO CH2CH3, तो आप सूत्र देख सकते हैं, 4 कार्बन लगे हैं, हाइड्रोजन गिनेंगे तो 3 2 5 और 3 8, ऑक्सीजन 1, तो सूत्र बना C4H8O। तो क्वेश्चन था C4H8O सूत्रयुक्त एक यौगिक 2,4-DNP परीक्षण देता है, तो हिंट मिल गया कि कार्बोनिल यौगिक है, परंतु टोलेन अभिकर्मक का अपचयन नहीं करता, तो हिंट मिल गया कि ये कीटोन है, तो 4 कार्बन वाला कीटोन है। तो आपके ऑप्शन में दिया होगा, ये आपको क्वेश्चन देगा। 12वीं बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करूं तो C4H8O सूत्रयुक्त यौगिक 2,4-DNP परीक्षण देता है, तो ये पता लग गया कि ये कार्बोनिल है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। अब उसने कह दिया टोलेन अभिकर्मक का अपचयन करता है, टोलेन अभिकर्मक का अपचयन करता है, तो फिर ये फाइनल हो गया कि ये 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। तो जब आप 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाएंगे तो आप सूत्र लिख के देख सकते हैं 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड का, CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO। तो अब आप कार्बन गिने 4 है, हाइड्रोजन गिने तो 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 O है। तो C4H8O सूत्र इसी तरह से देगा, कोई भी सूत्र दे सकता है। उसमें एक तो 2,4-DNP परीक्षण लिखेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले पिछले वीडियो देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ सके। तो उसने क्वेश्चन दिया 2,4-DNP परीक्षण देता है, तो अपने को ये पता लग गया कि ये कार्बोनिल यौगिक है। अब वो हिंट देगा कि टोलेन अभिकर्मक का अपचयन नहीं करता, करता है, जब नहीं करता तो कीटोन है, करता है तो एल्डिहाइड है। ऐसे ही दे सकता है फेलिंग विलेन का अपचयन नहीं करता तो कीटोन है, करता है तो एल्डिहाइड है। ऐसे ही दे सकता है बेनेडिक्ट विलेन का अपचयन नहीं करता तो कीटोन है, करता है तो एल्डिहाइड है, क्योंकि ये चारों अभिक्रिया एल्डिहाइड दर्शाते हैं। ऐसे लिख देगा शिफ अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता तो कीटोन है, करता है तो एल्डिहाइड है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको टॉपिक समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।